कुछ और एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लेट्स। तो जैसे मान लो कि अगर एक चार्ज प्लेट है मेरे पास, ठीक है अगर एक चार्ज प्लेट है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाना होगा तो कैसे होगा, तो देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, दूर जाएंगी, ठीक है। इसके अपोजिट अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नज़दीक आएगा। मान लो कि अगर मैंने तुमसे कहा कि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो इस तरीके से इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। अच्छा, मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 किन पॉइंट्स पे जीरो होगा, तो देखो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, जबकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन जीरो। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखने को मिलता है, यहाँ पर एक एज इफेक्ट होता है, एज इफेक्ट। तो कुछ इस तरीके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर एज पर बनेगी, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो मेरे पास एक प्लेट है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, जिस पर कि एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे कुछ दूरी पर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है -q। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, देखो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा, ठीक है। दोनों सरफेस पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर। चूंकि ये पॉइंट चार्ज है तो इसका कोई सरफेस तो दिखेगा नहीं, बट अगर ये मेटल होता तो मेटल के सरफेस पर 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कॉम्बिनेशन के लिए ऐसे बनते हैं। तो लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने समझ में आ ही गया होगा। किसी भी तरीके का अगर स्ट्रक्चर दिया रहे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं अच्छे। जैसे मान लो एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मेरे दिमाग में आ रहा है मैकेनिक्स का। सपोज कि एक सिस्टम है जिसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक स्प्रिंग, और उससे एक मास अटैच है। ये सरफेस है, ये सरफेस स्मूथ है, क्या है, ये स्मूथ है। इस पे मास m है और चार्ज जो दिया गया है वो -q चार्ज है। इस ब्लॉक का मास क्या है, m है, और ब्लॉक पे चार्ज कितना है, -q। अब मान लो कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड है E0, ठीक है। स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया गया है। ब्लॉक का मास m है, उसके ऊपर चार्ज -q है। और अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 दिया गया है, तो आपको पता करना है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। अब देखो होगा क्या, छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत इजी समझ में आएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज आएगा, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, तुरंत इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगना शुरू होगा। क्यों, तो देखो हमको पता है कि व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड in electric field, when a charge is placed in electric field, it experience a force, ठीक है। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आता है, F=Q × E, ठीक। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखोगे तो इस पर तुरंत एक फोर्स लगेगा, और वो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ, ये रहा इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में, पीछे डायरेक्शन में। धीरे धीरे क्या करेगा, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करते करते एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पर कि ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड हो जाएगा।
तो चूंकि हमको पता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन तब होता है जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। देखो कंप्रेशन चालू होगा तो धीरे धीरे ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी आएगी, चूंकि स्प्रिंग इसको अपोज करने लगेगा तो इसकी क्या होगा कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और एक फाइनल पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्प्रिंग अपना काम शुरू करेगा, इसको धक्का मारेगा। तो हमको पता चल गया कि यही वो फोर्स है जो इस स्प्रिंग के ऊपर लगेगा, ठीक। अब क्या होगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए हमें मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट पता है। टू कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन, ब्लॉक के पास ब्लॉक जो वर्क डन करेगा वो उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक। तो हाफ के एक्स स्क्वायर जो होगा इस ब्लॉक पर लगने वाले वो इस ब्लॉक ने जितना वर्क डन किया कंप्रेस होने में उसके बराबर होगा। वर्क डन कितना होता है, क्यू ई नॉट, ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लिया कि अगर स्प्रिंग जो है एक्स डिस्टेंस कंप्रेस होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, देखो एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तुम्हें क्या निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2q ई नॉट बाई के, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक। ओके, अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे हम, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस टॉपिक का क्या मतलब है और इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि हमको अगर किसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो हमको और उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा हो, क्या कर रहा हो, अगर मान लो किसी स्पेस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा हो, तो हमको पता करना है कि उस चार्ज का मोशन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होगा। जैसे मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, सपोज़ कि एक प्लेट लिया जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक प्लेट लिया जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा, तो मैं कहूँगा सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे, है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलो ओके, अब अगर मैं ये कहता हूँ कि एक नेगेटिव चार्ज मैंने छोड़ा, सपोज बीच में से छोड़ा, एक नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ बीच से छोड़ा। अगर इस नेगेटिव चार्ज को मैं इस डायरेक्शन में एक इनिशियल वेलोसिटी u देकर छोड़ता हूँ तो क्या होगा। तो देखो पॉसिबिलिटी जो सिंपल कहता है कि जैसे ही ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा तुरंत क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा। तो हो सकता है कि फोर्स लगे तो नेगेटिव चार्ज है किधर की तरफ फोर्स लगेगा, पॉजिटिव की तरफ, और ये ऊपर की तरफ बेंड हो। तो इसका मोशन हो सकता है ऐसे हो, या हो सकता है ऐसे हो, या हो सकता है ऐसे हो। तीनों पॉसिबल मोशन है इसके। या तो ये तुरंत घूम के इस प्लेट से टकरा जाए, या हो सकता है कुछ दूर जाके इस प्लेट से टकरा जाए, या हो सकता है कि ये इस प्लेट से बाहर निकल जाए। अब ये सारी फैक्टर्स, ये सारी बातें, ये 1 2 3 तीनों कंडीशन किस बात पे डिपेंड करती हैं, तो डिपेंड करती है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी दी है। स्लो फेंकूंगा तो पहले ही जाके लड़ जाएगा इसमें, है ना, इस प्लेट में। और जोर से फेंकूंगा, बहुत फास्ट स्पीड में फेंकूंगा, तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बाहर निकल जाए। तो हमको इसी मोशन को स्टडी करनी है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर इस चार्ज को हम स्पीड देंगे और फील्ड लगाएंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा। कैसे, तो देखो अगर मान लो कि ये फील्ड है आपका, सपोज दिस इज योर फील्ड ई नॉट, और इसमें आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया क्यू। तो हमको पता है पॉजिटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरफ मोशन करेगा। अगर मान लिया कि इसका चार्ज क्यू और मास एम है, तो पहले इसके इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो हमको पता है कि मैंने चार्ज is placed in E नॉट फील्ड, है ना। अगर चार्ज को E नॉट फील्ड के अंदर रखेंगे देन फोर्स एक्सपीरियंस जो होगा
फोर्स एक्सपीरियंस्ड वो क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई नॉट। ठीक है। अच्छा, हमको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उस पर अगर F फोर्स लगता है तो न्यूटन्स लॉ के मुताबिक उसमें क्या आना चाहिए, एक्सेलेरेशन आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू ma। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट करो तो लिख सकते हो ma इज इक्वल टू क्यू इंटू ई नॉट। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू क्यू इंटू ई नॉट बाई एम। ये एक एक्सप्रेशन आया किसका, एक्सेलरेशन का। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस की वजह से उस पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से वो चार्ज एक्सेलरेट होने लगेगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट, चार्ज का मास कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपने ये कहा कि इफ द मोशन ऑफ चार्ज इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपने ई नॉट की वैल्यू क्या रख दी, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। अगर आपने ये कहा कि इट इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करेगा। ठीक है। तो अगर कोई भी चार्ज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से मोशन करेगा तो उसके ऊपर तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। ठीक है। कौन कौन से, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला हमको पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा हमको पता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड तीसरा क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुम पहला इक्वेशन लेते हो और तुमने ये कहा कि सर इफ़ u इज इक्वल्स टू 0, मतलब रेस्ट से मोशन चालू होता है, चार्ज जो है शुरू में रेस्ट था फिर मोशन में आया, तो अब क्या करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है, q इंटू ई बाई एम इंटू टी। तो इसका एक वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम क्या होगा, क्यू ई टी बाई एम, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो s इज इक्वल्स टू कैसे लिखोगे, s इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ q इंटू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, मोशन होगा। अब देखो, मैं अपने इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। मेरे इस क्वेश्चन में मैंने ये कहा कि अगर मैंने इस चार्ज को इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है ना, अगर मैंने इस चार्ज को इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है तो इसके इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होंगे। ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे इसमें ई, मान लिया कि हमने इसका चार्ज कितना दे रखा है Q नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है E, तो तुरंत इस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है। अब वो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q नॉट इंटू ई एंड F इज इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेंगे, Q नॉट इंटू ई बाई एम। ये हमको पता चल गया कि इस चार्ज का इस फील्ड के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो अगर हम ऐसे सीन लें, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन को मान लो x एक्सिस से और इस डायरेक्शन को मान लो y एक्सिस से, और किसी इंस्टेंट पर अगर मैं आपसे पूछूं, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जैसे मान लो कि मैं इसी पॉइंट की बात करता हूँ, यही है वो पॉइंट, इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, कोऑर्डिनेट x, y होंगे अगर, ठीक है। जैसे मान लिया कि इसको मैंने ओरिजिन बना लिया और मैंने कहा कि दिस कोऑर्डिनेट इज 0, 0 और मान लो कि ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, तो किसी इंस्टेंट पर ये x, y कोऑर्डिनेट हुआ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ध्यान से देखो, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा x और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा क्या, y। ठीक है। तो देखो x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, ये रहा तुम्हारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक। अब एक चीज और नोटिस करने लायक है, ये जो चार्ज है इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखो, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है ये ऊपर की तरफ, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब फोर्स इज एक्टिंग अलोंग y डायरेक्शन ओनली, नॉट अलोंग x डायरेक्शन। ठीक है। यहाँ पर हम ग्रेविटी एज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं कि इट इज़ ग्रेविटी इज एब्सेंट हियर। ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है y डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक।
तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि सिंस देयर इज नो फोर्स along x axis, therefore ax is what, 0. sorry therefore ax is what, 0. तो अगर किसी चार्ज के पास या किसी मास के पास एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में ना हो तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में नहीं बदलेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं कह सकता हूँ कि ux जो होगा वही vx भी होगा और वही इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर होगा। ये कंडीशन समझ में आया? ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन अलॉन्ग x 0 है, खुद लिख लो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, पुट द ax 0 हियर। अगर ये 0 हो गया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये चीज़ पहला मिल गया। अच्छा, दूसरा देखो, अगर आपसे कहे कि x की वैल्यू निकालो तो x इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से भी देखो x बराबर u इंटू टी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन ax की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तीसरी चीज़, आपसे अगर वेलोसिटी पूछे तो आप निकाल सकते हो, जो कि इनिशियल और फाइनल बराबर है। तो x के लिए ये हमारा वेरिएशन हो गया। सिमिलरली अगर हम y की बात करेंगे, ठीक है, देखना सिमिलरली मोशन along y एक्सिस। ठीक है, देखो, तो मैंने क्या लिया था कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, यहाँ से नेगेटिव चार्ज मास m, यहाँ से ये चार्ज ऐसे गया था, और ये हमारा प्लेट था, ये पॉजिटिव प्लेट था, और यहाँ पर नीचे की तरफ नेगेटिव प्लेट था। और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कोऑर्डिनेट से ये x इधर था और कोऑर्डिनेट से ये y इधर था। दिस पॉइंट इज x, y। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो y के लिए बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू t। हमको पता है एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है, q इंटू ई बाई एम, है ना, क्या है, q इंटू ई बाई एम। अच्छा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, और चार्ज जो है नेगेटिव है। तो चार्ज भी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव, इसीलिए पूरा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो उसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा देखो, इनिशियल वेलोसिटी वाई में तो आपने कुछ दिया ही नहीं है, आपने सीधे फेंका, थ्रो, है ना, दिस इज थ्रोन इन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इनिशियली, यू स्पीड से एक्स डायरेक्शन फेंका है, तो लिखेंगे 0 प्लस क्यू इंटू ई बाई एम इंटू टी। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम कितना हो गया, क्यू ई बाई एम ना, कितना चार्ज था, क्यू नॉट ई बाई एम इंटू टी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, अगर वाई पूछे तो क्या करेंगे, वाई निकालेंगे, वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन की बात। तो देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे वाई बराबर यू वाई 0 है प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी, क्यू नॉट ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया कोऑर्डिनेट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कुछ समय बाद कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज कितने होंगे, x, y की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू होगी तुम्हारी u इंटू टी, y की वैल्यू कितनी होगी, हाफ क्यू नॉट इंटू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज मतलब vx और vy। तो देखो vx तो u रहेगा, वो नहीं बदलेगा, और vy कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू नॉट ई बाई एम इंटू टी। तो ये सारे हमें क्या मिल गया, डाटा मिल गया। अब जैसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से देखो, पहला कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्लेट है जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक चार्ज मैंने यहाँ से माइनस क्यू एम, इसको मैंने अगर डी बाई 2, ठीक है, और ये भी दूरी मान लो डी बाई 2, मान लिया कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन क्या था, इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है टोटल डी, और मैंने चार्ज को एग्जैक्टली मिड पॉइंट से, कहाँ से, मिड पॉइंट से,
मिड पॉइंट से अगर मैंने छोड़ा तो अब इस चार्ज की पर बताइए कि क्या ये चार्ज, और मान लिया कि इस प्लेट के लेंथ क्या है, L है, तो मुझे बताइए कि क्या ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को क्रॉस कर जाएगा? क्या ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को ऐसे क्रॉस कर जाएगा? अब देखो, क्रॉस करने का मतलब ये हुआ, अब मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी आपने u से थ्रो किया है, तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करना है, किस कंडीशन में क्रॉस करेगा? देखो, जैसे जैसे चार्ज आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो चार्ज धीरे धीरे बेंड होने लगेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, है ना, ऐसे ऊपर की तरफ धीरे धीरे बेंड होगा। अब ये चार्ज x में भी आगे बढ़ रहा है और y में भी ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों में। तो एक्चुअली इसका पाथ क्या है, ऐसा है। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मैं ये कह दूं कि जो इसने x चला, x, ये जो x है, ठीक है, ये जो x इस चला, अगर x की वैल्यू L के बराबर या L से ज़्यादा, सोचो ये दूरी अगर L के बराबर या L से ज़्यादा हो जाए तो क्या ये चार्ज वाकई में बाहर निकल रहा है? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट कंडीशन चार्ज विल कम आउट ऑफ फील्ड, या फिर इट विल नॉट स्ट्राइक द प्लेट। तो सिंपल सी कंडीशन है कि एक ही कंडीशन है, द कंडीशन इज x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू L, ठीक है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, L से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये x है, x की वैल्यू कितनी है, ut, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, u इंटू टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू L। तो क्रिटिकल कंडीशन के लिए क्या लेंगे, लिखेंगे ut इज इक्वल टू L, ठीक है, यही वो कंडीशन है। तो अब निकल गया हमारा काम कि कितना, क्या कंडीशन होना चाहिए, एक ये, दूसरा हमको पता है कि ये y में कितना चल रहा है, d/2, देखो यही ना y होगा टोटल अगर देखा जाए तो इस इंस्टेंट पर, तो ये y में कितना चला, d/2। सिमिलरली पार्टिकल हैज ट्रेवल d/2 इन y एक्सिस, तो क्या लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी है, देखो y की वैल्यू है हाफ Q0 E/m इंटू टी स्क्वायर, तो लिखेंगे d/2 इज इक्वल टू हाफ Q0 E/m इंटू टी स्क्वायर, है ना, Q0, ठीक, Q0 E/m इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये जो टाइम है, इस टाइम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सिंप्लीफाई करो तो t बराबर L/u, t बराबर क्या है, L/u, इस t को उठा के यहाँ पे रखो, देखो क्या मिल जाएगा, t को उठा के जब यहाँ पे रखोगे तो मिल जाएगा तुम्हें d/2 बराबर हाफ Q0 E/m इंटू टी की वैल्यू क्या है, L/u, तो L²/u², देखो हाफ से हाफ कट गया, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से तुम फिर लिखोगे तो लिखोगे u² बराबर Q0 E L²/d इंटू m, ठीक है। अब तुम कह सकते हो कि इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए, √Q0 E/d इंटू m इंटू L², तो ये वो तुम्हारी इनिशियल स्पीड है जिससे अगर तुम इस चार्ज को यहाँ से थ्रो करोगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकलेगा, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज पूछता हूँ, व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो देखो हमको पता है कि जब भी हम ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं टू कैलकुलेट ट्रेजेक्ट्री, ये सब मैं 11th में जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया था उन सब के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा हूँ। तो टू कैलकुलेट दी
trajectory, we eliminate time from इक्वेशन x एंड y। तो हम x और y का जो हमारे पास इक्वेशन होता है, उन इक्वेशंस में से हम क्या करते हैं, टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखो हमारे पास x में इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू यू टी, और y में क्या है, हाफ क्यू नॉट ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम को एलिमिनेट करेंगे और x और y में रिलेशन लिखेंगे। क्या करेंगे, हम टाइम को एलिमिनेट करेंगे और x और y में हम रिलेशन लिखेंगे। तो देखो कैसे होगा, यहाँ से उठाओ t जिसकी वैल्यू है x बाई यू नॉट, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, y बराबर हाफ क्यू नॉट इंटू ई बाई एम इंटू टी की वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर ओवर यू नॉट स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, ध्यान से देखो, तो इसको तुम लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई बाई 2mu स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखो, तो ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टाइप का रिलेशन आ रहा है, और इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, तो इसका मतलब जो पाथ होगा चार्ज का या ट्रेजेक्ट्री होगी, जो चार्ज की ट्रेजेक्ट्री होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। ठीक है, ये एक्चुअली आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था, एडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, ये एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, अब देखो, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, उसमें चार्ज का मोशन कैसे होता है उस पर हमने चर्चा कर ली। अब आगे देखो, कभी कभी क्या पूछता है कि फाइंड द एंगल एट एनी इंस्टेंट। जैसे मान लो कि ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है और ये आपने चार्ज छोड़ा, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये कितना एंगल बना रहा है। अगर इनिशियल स्पीड आपने यू नॉट दी है, माइनस क्यू चार्ज है, मास एम है, तो किसी इंस्टेंट पर अगर हमको पता करना होगा तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। तो जैसे मान लिया कि ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया और ये एंगल क्या है, थीटा। तो उस इंस्टेंट पर ये हो गया इसकी वी एक्स वेलोसिटी, और ये क्या होगी, इसकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो अब अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास एक छोटा सा ट्रायंगल होगा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, एंड ये कितना होगा, वी एक्स, और ये कितना होगा, वी वाई, और ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो ज़रा बताओ क्या रिलेशन आएगा, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होगा, वी वाई ओवर वी एक्स। अच्छा, और सोचो, टेन थीटा बराबर क्या होगा, वी वाई की वैल्यू कितनी थी, तो वो थी क्यू नॉट ई इंटू टी बाई एम, और वी एक्स कितना था, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, यू। तो दिस इम्प्लाइज टेन थीटा बराबर क्यू नॉट ई बाई एम इंटू यू इंटू टी। ये हो गया किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एंगल। अब तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मान लो पूछ दिया कि अगर चार्ज पार्टिकल जो है किसी इंस्टेंट 30 डिग्री पर है, किसी इंस्टेंट 45 डिग्री पर है, तो बताओ वो इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना होगा, वगैरह वगैरह, कुछ भी पूछ चल सकते हैं, है ना। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव प्लेट है, एक एग्जांपल है, ध्यान से देखना, एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक, मैं 3 चार्ज ले रहा हूँ और तीनों चार्ज के मोशन के बारे में दिखा रहा हूँ तुमको। अब बताओ कौन सा नेचर का चार्ज होगा। 3 पार्टिकल ले रहा हूँ, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3। ठीक है, पार्टिकल 1 का जो मोशन था वो ऐसा गया, पार्टिकल 2 का भी जो मोशन था वो ऐसा गया, पर पार्टिकल 3 का जो मोशन था वो ऐसा चला गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 1, 2 एंड 3 आर चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स हैं और इनका मोशन कुछ ऐसा है, एंड
their path in electric field is given. Determine the nature of charge. चार्ज का नेचर डिटरमाइन करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। पहला और दूसरा, 1 नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, 2 भी नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। तो नीचे की तरफ कब बेंड होगा, जब ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वही नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सिंपल सा आंसर क्या लिखेंगे, 1 and 2 आर पॉजिटिव चार्ज, वाइल थर्ड जो है क्या है, वाइल 3 इज नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन और किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कैसे होता है हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, चलो अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ध्यान से देखो। इट इज अ सिस्टम consist of two equal in magnitude and opposite in nature। क्या बोलेंगे, it is a system consist of two charges equal in magnitude and opposite in nature are placed at very small separation। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट नेचर का होता है, बहुत ही स्मॉल दूरी पर रखे होते हैं। तो जैसे मान लिया कि एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, एक क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और एक क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, एक क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की दूरी है 2L। इनके बीच की दूरी क्या है, 2L। अगर ऐसा कहीं स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2L। अगर ऐसा कहीं स्ट्रक्चर बन रहा है तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, डाइपोल क्यों बोल रहे हैं, देखो डाई मतलब होता है दो, डाइपोल का मतलब होता है, डाइपोल का मतलब होता है, डाई मतलब 2, पोल का मतलब होता है पोलैरिटी या फिर नेचर। सोचो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये सेपरेटेड है, तो एक डाइपोल की तरह बन रहा है। जैसे हमारा अर्थ का डाइपोल होता है, नॉर्थ अलग, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, या जो भी है, नॉर्थ साउथ डाइपोल होते हैं, इसी तरीके से उसे मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, तो इन्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स मिलते कहाँ पे हैं, तो देखो बहुत ही स्मॉल सेपरेशन मैंने लिखा हुआ है एक बार, और ये मिलते कहाँ हैं। जैसे मान लो एटम है, सपोज एक एटम है, ठीक है, शुरू में ये एटम का सेंटर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और उसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, है ना, उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसे घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे होंगे। जैसे ही आप इसको फील्ड दे दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, तो ध्यान से देखो कुछ देर बाद क्या स्ट्रक्चर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो कुछ देर बाद ये स्ट्रक्चर एटम का कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर की तरफ सारे नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे और इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये कुछ ऐसा सेपरेशन होने लगता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और ये इन दोनों का सेंटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो मॉलिक्यूल्स, एटम्स के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ही हम किसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो धीरे धीरे सेपरेट होता है, बहुत स्मॉल। उसी सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज़ क्या है।
ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या आता है? एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो ये बेसिकली डाइपोल की वजह से स्ट्रेंथ कितनी है। सो इट इज डिफाइंड एज the product of magnitude of one of the charge and separation between charges। ठीक है, it is represented by कैपिटल P। ठीक है, अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं स्मॉल p भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा नोटेशन है तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो P होता है वो बेसिकली डिफाइन होता है वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, राइट। एंड इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, देखो मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो, समझना, जैसे मान लो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो 12 दूरी पे रखे हुए हैं, 12 डिस्टेंस पर, तो एक डाइपोल बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, पर इस कन्फिग्रेशन की वजह से डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है। इतना क्लियर है? ओके, आगे देखो। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो P बराबर क्या है? Q इंटू 12। तो इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो कूलम मीटर क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है।